नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आरजेडी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि अब बचे हुए 4 सीट किसको मिलेंगे, जहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 सीट जदयू को, वहीं 3 सीट बीजेपी को मिलेगी। लेकिन अगर हम पूरे गणित की बात करें तो जेडीयू को कहीं ना कहीं पूरी जीत मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या में बल है उनके पार्टी में। लेकिन अगर हम बात करें वहीं दूसरी पार्टी की, बीजेपी की, तो इसकी गणित, वहीं जेडीयू की गणित, इन सभी गणित को आज हम अपनी चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार विधान परिषद की जो चुनाव होने जा रही है, जिस तरीके से आरजेडी के चुनाव पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने 3 सीटों पे जो अपने प्रत्याशियों की नाम घोषणा की है, तो ऐसे में तीसरी सीट पर वो जीत कैसे हासिल करेगी। तो आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक हेमंत सर। तो सर, आज हम इन्हीं गणित को समझने की कोशिश करें कि जैसे कि बताया जा रहा है कि जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तो सर, 3 सीट बीजेपी को 3 सीट। तो सर, हम सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे गणित में कैसे जो है वो जेडीयू जो है वो अपना जीत हासिल करेगी, क्योंकि जो पूरे जो सीट की अगर हम देखें संख्या, तो जेडीयू के पास सीट की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी की सीट की संख्या भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी है सर, और कैसे बीजेपी अब 3 सीट अगर मिलती है तो जीत हासिल करेगी या नहीं करेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा आपका आंकड़ा दुरुस्त कर देते हैं क्योंकि जो पूरे बिहार विधानसभा की जो संख्या है, उसमें जो एमएलए की जो संख्या है वो 243 है, 243। तो उसमें जो संख्या बल है उसमें एनडीए के पास ज़्यादा है, महागठबंधन के पास कम है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनके नाम की, और अभी एनडीए से नाम की घोषणा होना बाकी है। अब सवाल उठता है कि जो 7 सीटें हैं उसमें से किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो एक जानकारी मैं दे दूं कि ये 7 सीटें जो खाली हुई हैं उस पर 5 सीटें तो जेडीयू की थी और 2 सीट बीजेपी की थी। तो विधानसभा में जेडीयू की ताकत कम हो जाने की वजह से इस बार उसके खाते में 1 ही सीट जाएगी। आरजेडी की ताकत बढ़ने से आरजेडी को इस बार फ़ायदा हो रहा है। आरजेडी की एक भी सीट इसमें नहीं थी, यानी कि जो अभी जो सीट खाली हुई है 7 सीट, उसमें आरजेडी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट मिलती हुई दिख रही है। इसी वजह से आरजेडी ने 3 उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। हालांकि इसको लेकर लेफ्ट के साथ उसका मतभेद है। तो हम इस गणित को इस रूप में समझेंगे कि कैसे आरजेडी को जो सीट मिलनी है और जो एनडीए को मिलना है। तो एनडीए के खाते में अभी जो वोट है वह है 126 और उसको चाहिए 124, 4 उम्मीदवार जिताने के लिए। तो 4 उम्मीदवार जिताने के लिए उसको चाहिए 124 वोट, उसके पास है 126। तो ये लग रहा है कि आसानी से उसके उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन उसमें एक पेच ये है कि जो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमको भी 1 सीट चाहिए। तो अगर जीतन राम मांझी उसमें कुछ टांग अड़ाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा और आसानी से ये 4 सीटें एनडीए के खाते में चली जाएंगी। 1 सीट जेडीयू को मिल सकता है, 3 सीट बीजेपी ले जाएगी। तो जो संख्या बल है उसके हिसाब से उसका गणित ये है एनडीए का, उसमें जो 77 है बीजेपी का है, 45 जेडीयू का है, 4 हम का है। ये इतना संख्या बल उनके साथ में है और इसके जरिए वो 124 वोट से जीत सकते हैं 4 सीटें, 2 एक्स्ट्रा उनके पास में है। अब रही बात कि बाकी इधर जो महागठबंधन है, तो महागठबंधन के पास 92 सीट वोट है। तो 92 में कांग्रेस को माइनस करके मैं कह रहा हूँ, तो 92 में जीतने के लिए उनको जो 3 सीट जो है उसमें से वो 3 सीट जीतने के लिए उनको एक वोट कम पड़ रहा है उनको। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट का जो की भूमिका है इसमें महत्वपूर्ण है। उस भूमिका में लेफ्ट को मना लेना आरजेडी के लिए ज़रूरी है।
तब जा कर के उनकी तीनों सीटें निकलेंगी, नहीं तो उनको 2 सीट पर संतोष करना पड़ेगा, 1 सीट उनको लेफ्ट को देना पड़ेगा, जिसके लिए लेफ्ट से बातचीत चल रही है। तो इस गणित में ये पूरा हिसाब किताब दिख रहा है। अब रही बात इधर बाकी बच कौन लोग रहे हैं। कांग्रेस अलग है, उसने कहा है कि हम समर्थन नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक हैं वो भी अलग हैं। वो किसको वोट करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये महागठबंधन का हिस्सा चाहे एनडीए का हिस्सा वो नहीं है। 5 विधायक उनके पास हैं। AMIM जो पार्टी है ओवैसी की, उसके 5 विधायक हैं। एक निर्दलीय सुमित सिंह है, उनका भी वोट मायने रखता है। तो कुल मिलाकर ये सीन है। अब हम तो इसमें ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। अगर 7 सीटों के लिए अगर 7 ही उम्मीदवार होंगे तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। चुनाव आसानी से सब बिना चुनाव के ही सब 5 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। अब इधर राज्यसभा की बात कर लेते हैं हम लोग। राज्यसभा में जो 5 सीटें हैं उनके लिए आज जो बीजेपी के जो 2 उम्मीदवार थे जिनका नॉमिनेशन कल नहीं हो पाया था कागजात उपलब्ध न रहने की वजह से, उसमें से दोनों ने सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने आज नॉमिनेशन कर दिया अपना। और नॉमिनेशन उनका हो जाने के बाद अब 5 ही उम्मीदवार हैं। तो कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कल पूरा होगा। स्क्रूटनी में ये पता चलेगा कि सबके नॉमिनेशन पत्र अगर सही हैं तो उसके बाद औपचारिकता रह जाएगी निर्वाचित घोषित करने की, यानी कि बिना चुनाव हुए कराए ये 5 लोग निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि 5 ही सीट है और 5 ही उम्मीदवार रहेंगे तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। ये पूरा सीन बन रहा है राज्यसभा के लिए भी और विधान परिषद के लिए भी। मैंने आपको ये बता दिया। तो ये पूरा जो गणित है उसमें देखने वाली बात यह है कि इस पूरे चुनाव का साइड इफ़ेक्ट क्या है। वह यह है कि JDU इसमें लूजर है। विधान परिषद में भी उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके खाते की 5 सीटें खाली हुई, मिल कितनी रही है 1 सीट। उसी तरह राज्यसभा में उसके खाते की 2 सीटें थी। एक शरद यादव वाली सीट थी जो 17 से ही उनको उनकी सदस्यता खारिज हो गई थी, जिस वजह से वो सीट खाली थी। लेकिन मामला कोर्ट में रहने की वजह से उस पर चुनाव नहीं हो पा रहा था। फाइनली कोर्ट का जब वर्डिक्ट आ गया तब उसमें अब उसके लिए चुनाव हुआ है, चुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ भी लूजर है JDU, गेनर यहाँ पर RJD है। RJD को परिषद में भी फायदा हो रहा है और राज्यसभा में यहाँ। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है यहाँ राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की। अब हम एक दूसरी बात कर लेते हैं शरद यादव की। शरद यादव जो लगातार बिहार से किसी न किसी हाउस के, लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर रहते रहे हैं। वो रिसेंटली राज्यसभा के ही मेंबर थे जब 2017 में नीतीश कुमार ने अपने आप को RJD से अलग किया, महागठबंधन से अलग किया और जब BJP के साथ सरकार बना ली तो उस समय उनकी पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव भी थे JDU के। और उनसे इस बात को लेकर मतभेद हुआ क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि महागठबंधन छोड़ा जाए। तो मतभेद हुआ और अंततः पार्टी के फैसलों का विरोध करने की वजह से नीतीश कुमार ने उनकी सदस्यता खारिज करवाई कि पार्टी के विरोध में है ये। और उनकी सदस्यता जब खारिज हुई तो वो कोर्ट गए और कोर्ट से लंबे समय तक लड़ाई चली, लेकिन अंततः कोर्ट से भी फैसला उनके खिलाफ आया। और उनको जिस मकान में दिल्ली में लुटियंस जोन में जहाँ वो रह रहे थे 7 तुगलक रोड पर, वो मकान आज 22-23 सालों बाद उनको पहली बार खाली करना पड़ा है। सामान उनका वहाँ से निकल गया है क्योंकि नोटिस उनको मिल गया हुआ था कि आप मई के अंतिम सप्ताह तक अपना ये मकान, सरकारी मकान खाली करके और चाबी सौंप दें। तो ये बिहार, क्योंकि शरद यादव भले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन उनको बहुत, ये नई पीढ़ी नहीं जानती है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। वो पूरी तरह बिहारी रंग में रंगे हुए हैं। बिहार ही उनकी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि भले ही मध्य प्रदेश हो। तो शरद यादव अब किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद RJD उनको एक बार मौका देगा क्योंकि उनको स्वास्थ्य कारणों से भी उन पर शायद हो सकता है कि लालू यादव ये मित्रता का निर्वाह करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब शरद यादव फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उनको सरकारी मकान भी खाली करना पड़ गया है। अब राजनीति में कितना सक्रिय रहेंगे ये अलग बात है। उनकी बेटी को पिछले विधानसभा चुनाव में मधेपुरा से टिकट मिला था। वो कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से लड़ी थी। वो तालमेल में वह सीट वहाँ कांग्रेस को मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने ही टिकट दिया था उनको।
तो उनकी बेटी हालांकि वहाँ जीत नहीं पाई थी। तो फिलहाल इस चुनाव को लेकर के हम लोगों के पास यही है, और जो आपने पूछा उसका मैंने गणित आपको समझाया। तो हमने जैसे कि अभी सुना कि बिहार विधान परिषद हो, राज्यसभा चुनाव हो, इन सभी में अगर हम देखें तो अगर सब कुछ सही रहा तो बिना चुनाव के ही वो जो हैं वो चुन लिए जाएंगे। वहीं आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे शरद यादव, क्योंकि आज उनका बंगला खाली करवा दिया गया जहां वो पिछले 22-23 साल से रह रहे थे। चूँकि न तो अब वो सांसद रहे हैं और न ही मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनको अब बंगला अपना खाली करना पड़ा। तो अब देखना होगा कि बिहार विधान परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद राज्यसभा के चुनाव में क्या बिना किसी चुनाव के ये चुन लिए जाते हैं, या फिर चुनाव की जो है वो बनती है ऐसी स्थिति कि चुनाव करना पड़े, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी को फ़ायदा होते नज़र आ रहा है, चाहे वो बिहार विधान परिषद का चुनाव हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही जगह आरजेडी को फ़ायदा और जेडीयू को नुकसान होते नज़र आ रहा है। तो जेडीयू इस पर कब तक ध्यान देगी, इसके साथ ही जिस तरीके से जेडीयू अपने जड़ों को मजबूत करने की बात करते हुए हमेशा ही नजर आई है, ऐसे में जेडीयू कब तक अपने जड़ों पर काम करेगी। आगे ऐसी ही चर्चा के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।